व्हाट्सअप क्लास 10 वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th क्लास 10th एसएसटी में अगर 90% से ज्यादा स्कोर करने हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे चैप्टर में टोटल 5 क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं और उन सारे 5 क्वेश्चंस को डिटेल में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये हमारे कॉजेस स्टार्ट होते हैं इकोनॉमिकल हार्डशिप। जब ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट लिया था तो उन्होंने इंडिया में टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, एग्रीकल्चरल टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, लोगों के इनकम टैक्स को इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसी के साथ साथ उस पूरे पीरियड में, वर्ल्ड वॉर वाले पीरियड में, ब्रिटिशर्स ने आर्मी पे जो एक्सपेंडिचर था उसको भी इंक्रीज कर दिया। तो जो पैसे लोगों की मदद में, लोगों की डेवलपमेंट में खर्च होने चाहिए थे, वो पैसे ब्रिटिशर्स कहाँ पे यूज कर रहे थे? अपनी आर्मी में यूज कर रहे थे। इसका आउटकम क्या रहा? इसका आउटकम रहा कि जो एग्रीकल्चर था इंडिया में वो खराब होता चला गया। इंडिया में इसी टाइम पर एक इन्फ्लुएंजा वायरस भी फैल रहा था, तो इकोनॉमिकल हार्डशिप लोग फील कर रहे थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिया impoverished the masses. The First World War led to high inflation, heavy taxation and forced cultivation of cash crop. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कैश क्रॉप्स ग्रो करें इंडियंस, ठीक है। The war also created famines, epidemics and shortages of food. क्लियर है? वॉर की वजह से क्या होने लग गया? फेमीन होने लग गई, एपिडेमिक्स, इन्फ्लुएंजा वायरस फैल गया और फूड की भी शॉर्टेजेस कंट्री में होने लग गई। क्लियर है? तो ये फर्स्ट हो गया हमारा इकोनॉमिकल हार्डशिप। सेकंड कॉज है हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब इसी बीच में इंडिया में किसकी एंट्री होती है? 1915 में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जो कि साउथ अफ्रीका से आए थे और उनका आइडिया था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। उनका मानना था कि इफ द कॉज इज ट्रू, if the struggle is against injustice, then no physical force is required to fight the oppressor. क्या मतलब? कि अगर सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो हमें वायलेंस की जरूरत नहीं है, हम इसको पीसफुल प्रोटेस्ट के तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले चंपारण बिहार में सत्याग्रह करा, 1918 में खेदा गुजरात और 1918 में ही अहमदाबाद में भी सत्याग्रह करा। तो इन सत्याग्रह में लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट लिया और ब्रिटिशर्स एकदम शॉक थे, ठीक है। तो सेकंड हमारा हो गया आइडिया ऑफ सत्याग्रह। थर्ड, रॉलेट एक्ट। अब जब सत्याग्रह इतना पॉपुलराइज हो गया तो 1919 में ब्रिटिशर्स ने हरीगली क्या पास कर दिया? रॉलेट एक्ट पास कर दिया जल्दबाजी में। रॉलेट एक्ट ने इंडियंस के सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया और लोगों को जेल में भी डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। तो इसके लिए भी गांधी जी ने एक रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करा, लेकिन उसी दौरान क्या हो गया? जलियांवाला बाग मैस्केयर। अब द मैस्केयर एंड द इंजरीज डन इन द पंजाब एंगर्ड द इंडियंस ड्यूरिंग रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के ड्यूरिंग जब लोग गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में पंजाब में टू सेलिब्रेट बैसाखी, तो जनरल डायर ने लोगों पर फायरिंग करवा दी और उसका कहना था दिस वाज टू डन टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। लोगों के माइंड में एक मॉरल इफेक्ट के लिए उन्होंने कई सारे इंडियंस को मार दिया। तो इस वजह से लोग जो थे वो ब्रिटिशर से एंग्री हो चुके थे। एंड अदर फैक्टर्स में मेनली आता है हमारा द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, खिलाफत मूवमेंट। क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 के लास्ट में ऑटोमन एम्पायर हार गया था। अब वहां पे रूमर्स थे कि जो ऑटोमन एम्पायर का किंग है, जिसको खलीफा कहते हैं, उससे पीस ट्रीटी साइन करवाई जाएगी जो कि बड़ी ह्यूमिलेटिंग होगी। अब जो खलीफा होता है उसको इस्लामिक वर्ल्ड का हेड माना जाता है, तो सारे मुस्लिम जो थे वो ब्रिटिशर से एंग्री थे इस चीज को लेके। तो गांधी जी ने कहा इस इशू को भी हम लोग नॉन कोऑपरेशन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है क्लास 10? तो हमारे 5 रीजन हो गए, इकोनॉमिकल हार्डशिप, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी, थर्ड रॉलेट एक्ट, फोर्थ जलियांवाला बाग मैस्केयर एंड फिफ्थ खिलाफत इशू। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जिसके मदद से आप अपने आंसर को अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री में कैसे स्प्रेड हुआ? तो देखो, सबसे पहले स्प्रेड हुआ टाउन्स एंड सिटीज में, जहां पर जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स थे आप जैसे, उन्होंने क्या करा? स्कूल्स को जाना बंद कर दिया। लॉयर्स ने
कोर्ट जाना बंद कर दिया, डॉक्टर्स, टीचर्स, सारे प्रोफेशनल्स ने अपना प्रोफेशन को गिव अप कर दिया। सेकंड, जो भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन सब ने ब्रिटिश मेड क्लोथ्स में, ब्रिटिश मेड गुड्स में ट्रेड करना कंप्लीटली बंद कर दिया। जो ब्रिटिश लिकर था, है ना, जो वाइन वगैरह थी, उसको भी बैन कर दिया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ठीक है। ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बोनफायर्स। और इन सब का इंपैक्ट क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स की सेल थी वो 102 करोड़ से खाली 57 करोड़ पर आकर रह गई थी। बट ये मूवमेंट टाउन्स एंड सिटीज में काफी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि देयर वर नो ऑल्टरनेटिव्स, ब्रिटिश का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था। नेक्स्ट आते हैं हम रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो था अगेंस्ट द तालुकदार्स, अगेंस्ट द जमींदार्स। क्लियर है? तो ये पीजेंट्स, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करा था किसके खिलाफ? जमींदार के खिलाफ, तालुकदार के खिलाफ। और कैसे करा था इसको? बाय सोशल बाइकॉट। उनका क्या करके? सोशल बाइकॉट करके, ठीक है ना। मतलब जो भी नाई धोबी बंद करे, मतलब कोई भी जो सर्विसेज होती है बार्बर की, धोबी की, वो सारी बंद कर दी। क्लियर है क्लास 10th? और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गया था हमारी कंट्री साइड में। मतलब फार्मर्स ने, जो जमींदार वगैरह थे, उनके घरों में आग भी लगा दी थी। नेक्स्ट है ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में ये मिलिटेंट गुएरिला मूवमेंट के फॉर्म में हुआ था, जिसमें ट्राइबल्स लोग छुप छुप के ब्रिटिशर्स को अटैक करते थे। और इसमें एक फेमस पर्सनैलिटी थी अलौरी सीतारमन राजू, जिसने क्लेम करा था कि उसके पास टेम्पोरल पावर्स हैं एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। अच्छा, रूरल एरियाज में अभी हमने बात करी थी 1920 ईयर्स में जवाहरलाल नेहरू ने किसान उद सभा फॉर्म करी थी, जिसमें फार्मर्स को एक ग्रुप बना दिया था फार्मर्स का, और उनको बोला था कि नेक्स्ट ईयर हम एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एमसीक्यू में 1 मार्कर आपसे पूछ सकते हैं। वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास ने, जो वर्कर्स प्लांटेशंस में वर्क कर रहे थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 कि वो प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते, उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया। तो कौन कौन से ग्रुप्स हो गए? टाउन्स एंड सिटीज, रूरल एरियाज, ट्राइबल एरियाज एंड द वर्किंग क्लास। इन चारों पॉइंट्स की मदद से आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, व्हाट वर द रीजंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या क्या रीजंस थे? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब ब्रिटिशर्स ने जो भी लॉज बनाया उन लॉ को ब्रेक करना। और इसके लिए क्या रीजंस थे, क्यों इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के लॉ को ब्रेक करा? तो पहला था, देखें, सॉल्ट लॉ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स सॉल्ट and control its production, which was seen as a symbol of exploitation. सॉल्ट जैसी बेसिक चीज पर भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया था, और इसके अगेंस्ट गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा। और इसका एक ये भी पर्पस था कि पूरे वर्ल्ड को पता चले कि सॉल्ट जैसी छोटी सी चीज पर भी ब्रिटिशर्स टैक्स लगा रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट था साइमन कमीशन। 1928 में इंडिया में आया था साइमन कमीशन, जिसमें इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा वो लिखा हुआ था। पर दिक्कत ये थी, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इंडिया का फ्यूचर बनाना था, लेकिन कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट करा और साइमन कमीशन को बाइकआउट करा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू एड्रेस द इंडियन डिमांड। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इंग्लैंड में हुई थी, उसमें कोई भी इंडियंस की डिमांड को फुलफिल नहीं करा गया। ग्रेट डिप्रेशन, The economic distress caused by the Great Depression contributed towards the movement। 1930s के टाइम पर इंडिया में एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गए थे, एग्रीकल्चर दोबारा से गिर गया था, तो वो भी एक बड़ा रीजन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। एंड गवर्नमेंट इन एक्शन, द गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्डेड टू द 11 डिमांड्स स्टेटेड बाय महात्मा गांधी। गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को 1930 में 30 जनवरी को एक लेटर लिखा था, जिसमें अपनी 11 डिमांड्स को लिखा था, और बोला था कि इट इज एन अल्टीमेटम, कि अगर ये 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है, सो वी विल स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड जो कि पूरी नहीं हुई और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो दीज वर फ्यू ऑफ द रीजंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, कौन कौन से ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया था? तो देखो, पहला ग्रुप था रिच पीजेंट्री ग्रुप्स। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में पुअर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट लिया था, वहीं पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट ग्रुप्स जैसे जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात ने इसमें पार्ट लिया था। और इनका कहना था कि
जो रेवेन्यू है, टैक्स है, उसको कम करा जाए। सेकंड था पुअर पीजेंट्री ग्रुप। पुअर पीजेंट्री ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया था कि इनके जो भी ड्यूज हैं, जो भी इनका टैक्स वगैरह ड्यू है, रेंट वगैरह ड्यू है, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन पुअर पीजेंट्री ग्रुप इसमें कम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन कम था। नेक्स्ट था बिजनेस क्लास ग्रुप। बिजनेस क्लास ग्रुप जैसे पुरुषोत्तम दास, सीडी बिरला, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने FITCT बनाया था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। इनकी डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो भी फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं इंग्लैंड की फैक्ट्री से, जो भी गुड्स को कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए ताकि जो इंडिया के फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको बचाया जा सके। एंड नेक्स्ट था हमारा वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास जो फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे थे, उनकी मेन डिमांड थी कि जो वर्किंग टाइमिंग्स है उनको कम करा जाए, वेजेस को ज्यादा करा जाए और वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करा जाए। पर स्टिल ये ग्रुप ने कम पार्टिसिपेट करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ओनली एक्सेप्ट इन नागपुर। नागपुर में इन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट करा था। एंड लास्ट वाज द विमेन। विमेन ने काफी बढ़ चढ़कर पार्ट लिया था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट इनके राइट्स को फिर भी पोर्ट्रे नहीं करा गया था। क्लियर है क्लास 10? तो ये 5 ग्रुप्स थे हु पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड अब मूव करते हैं हमारे लास्ट, फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कि किस तरीके से इंडिया में अलग अलग लोगों ने, जो अलग अलग रीजन से आते थे, अलग अलग रिलीजन से आते थे, उन्होंने किस तरीके से एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करा। तो फर्स्ट इसके लिए कुछ काम करेगा, लोगों को एक साथ कलेक्टिव लाने के लिए सबसे इजी तरीका है पेंटिंग्स, म्यूजिक, सॉन्ग। उन्हीं चीजों का यूज करा गया, सिंबल्स का यूज करा गया। तो हम देखते हैं, आइडेंटिटी ऑफ नेशन वाज पोर्ट्रेट एज भारत माता, है ना। नेशन को भारत माता बुलाया गया, बोला गया कि हमें अपनी भारत माता के लिए फाइट करना है ताकि सब लोग एक साथ यूनाइट हो पाए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम, है ना। ये सारे MCQ आपसे पूछे जाएंगे और 5 मार्कर भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नॉवल आनंदनाथ वॉज पब्लिश्ड, जिसमें वंदे मातरम भी लिखा गया था, तो नॉवल आनंदनाथ। नेक्स्ट, मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड भारत माता, इन्होंने भारत माता को पेंट करा था, जिसमें भारत माता को एक एस्थेटिक फिगर, शी वाज काम, कंपोज एंड डिवाइन शो करा था। नेक्स्ट, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू इंडियन फोकलोर, जो इंडिया की फोकलोर सी, पोएम्स सी, स्टोरीज सी, उनके थ्रू भी नेशनलिज्म डेवलप हुआ। आइकन्स एंड सिंबल्स ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन डेवलपिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी। देन ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर फ्लैग वाज सेट अप। एंड लास्ट का हमारा रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज डन टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द इंडियंस। क्लियर है क्लास 10? तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से। आई होप आपको ये बहुत ही इजी टर्म्स में समझ आए होंगे। अच्छे से इनको लर्न करना है और आपके इस चैप्टर के मार्क्स हो जाएंगे गारंटीड। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और क्लास 10 ये वीडियो कम से कम अपने 10 फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। लेट्स गो क्लास 10।